हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स नमस्ते, गुड मॉर्निंग और कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 13। तो इसमें पहले नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता। वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ जहाँ शब्द है। ए विपरीतार्थक शब्द युग्म, सी एकार्थी शब्द युग्म, डी पुनरुक्त शब्द युग्म। क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पुनरुक्त शब्द युग्म है। पुनरुक्त शब्द युग्म वे शब्द होते हैं जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह ए वज्र गिराना चाहता था, बी अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था, सी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, डी स्वराज स्थापित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, स्वराज स्थापित करना चाहता था। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह स्वराज स्थापित करना चाहता था, जहां स्वराज का अर्थ अच्छा राज्य है। स्वराज का अर्थ है अच्छा राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। दुख हम ऐसे लिखेंगे, ज़्यादातर लोग दुख सीधा सीधा लिख देते हैं ऐसे दुख, मगर ये गलत है। दुख के मनुष्य का कारण भी मनुष्य ही है। वाक्य है ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी विस्मयवाचक वाक्य, डी सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सरल वाक्य। मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता। ए कोष्टक, बी कोष्टक इस तरह से आप समझते हैं, हंस पद ऐसे, अर्धविराम और युद्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो युद्ध विराम डी हो जाएगा। अन्य तीनों विराम चिन्ह जिनके चिन्हांक निम्नांकित हैं, जैसे कोष्टक है, ये हंस पद है, अर्धविराम है और युद्ध विराम कोई चिन्ह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कपड़े उठाकर ठीक से रखो, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 6, सर्वनामिक विशेषण ए सर्वनाम के बाद आते हैं, बी क्रिया के बाद आते हैं, सी संज्ञा के पहले आते हैं, डी संज्ञा के बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संज्ञा के पहले आते हैं। जो उस संज्ञा के पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, उस पेन को यहाँ रख दो।
पेन से पहले उस का प्रयोग पेन की ओर संकेत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ए दिन भर, बी सर्वत्र, सी निसंदेह, डी अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे शब्दों पर आप गौर किया करें जो मैं बोल रही हूँ। डी इसका सही आंसर है, अत्यंत। शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। उदाहरण बहुत, अधिक, केवल, काफी, थोड़ा थोड़ा आदि परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा। अपादान कारक में बहुवचन होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। ए किसी से, बी किन से, सी किन्हीं से, डी किनको। मुझे ये बहुत टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, आप लोगों के पेट के हिसाब से टफ है, वैसे इतना टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, किन्हीं से। सी हो जाएगा, किन्हीं से। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, अतः दोनों को जोड़ने पर किन्हीं से रूप निरूपण होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो सही आंसर नासिक हो जाएगा। तो अंतिम वर्ण की जहाँ बात की है तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा समझा दूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अलग से एक पेज ले लिया और इस पर मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नासिक की जैसे अंतिम बोला है इसमें, तो जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये अंतिम हो जाएगा। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 हैं, इनको अंतिम कहा गया है और इनको नासिक्य कहते हैं। इनको कहते हैं नासिक्य। नासिक्य। और ये इनको एक क वर्ग कहते हैं। इस एक वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से इसे चवर कहेंगे, टावर कहेंगे, तावर कहेंगे, पावर कहेंगे। तो अंतिम ये होंगे जो नासिक्य बोला जाएगा या फिर नासिका से बोला जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से समझा दिया, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वाक्य को अपादान कारक, किस वाक्य में अपादान कारक है। किस वाक्य में अपादान। ए चाकू से फल काटो, बी हिमालय से गंगा निकलती है, सी मोहन से अब सहा नहीं जाता, डी राम ने रावण को तीर से मारा। तो इसमें अपादान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक होता है और इसका चिन्ह से है। से अलग होना, जैसे गुच्छे से अंगूर अलग होना, अंगूर के गुच्छे से अंगूर का अलग होना, ये भी है। जैसे गांव से लड़का गया, इसमें भी अपादान है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गोधूम शब्द है। गोधूम शब्द है। ए देशज, बी विदेशी, सी तत्सम, डी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। तत्सम गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 12,
प्रतिफल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ए प्र, बी पर, सी प्रति, डी प्रति। तो हम इसे लगा के देख लेते। ये प्रतिपल है, मैंने फल बोल दिया। हाँ, प्रतिपल में कौन सा उपसर्ग है? तो इस उपसर्ग को लगा के प्रतिपल, तो प्रपल हो जाएगा इससे, परपल हो जाएगा इससे, प्रतिपल हो जाएगा इससे। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा। प्रतिफल में प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रति का अर्थ है विरुद्ध या फिर सामने। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा? ए राम से खाना खाया जाएगा, बी राम खाना खाता है, सी राम से खाना खाई जाती है, डी राम खाना खाया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ए हो जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा। कर्म वाच्य है, राम से खाना खाया जाए, कर्म वाच्य की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 14, चौमासा में समास है। चौमासा, ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, चौमासा में द्विगु संख्यावाची हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 मासों का समाहार है। 4 मास मतलब 4 मास जो होते हैं महीने, 4 मासों का समाहार। पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु है। और द्वंद्व का मतलब होता है जैसे माता पिता है, विलोम, भाई बहन, इसमें द्वंद्व हो जाएगा। कर्मधारय जैसे महात्मा, अंधकूप, ये कर्मधारय के उदाहरण हैं। महान है जो आत्मा, महात्मा, ये कर्मधारय। तत्पुरुष, इसमें विभक्तियों का बोध हो जाता है, जैसे राजा का पुत्र, इसमें विभक्तियों का बोध होता है, ये तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन 15, बिन पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चले। बिन पद माने पैर, सुने बिनु काना, काना माने कान, कर बिनु कर्म, कर माने हाथ, बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब नए जिसके पैर नहीं है वो चल रहा है, जो जिसके कान नहीं है वो सुन रहा है, हाथ नहीं है वो कर्म कर रहा है, और वो भी विधि। इस चौपाई में अलंकार है। ए विषम, बी विभावना, सी असंगति, डी तदगुण। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विभावना हो जाएगा। विभावना अलंकार है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। लंबे केशों वाली स्त्री। अब लंबे केशों वाली स्त्री है, ए केशनी, बी दीर्घ केसी, और सी लूजमती, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए केसनी। लंबे केशों वाली नारी केसनी, बड़े बालों वाली स्त्री दीर्घ केसी। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। दर्प का पर्यायवाची, ए तिरस्कार, बी अहंकार, सी स्वाभिमान, डी गर्व। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दर्प का बी आंसर हो जाएगा अहंकार। अहम प्लस कार, अहंकार में का होना। अपनी सत्ता का बोध, गर्व या घमंड। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त है, चयन कीजिए। सामने टिकते नहीं नवराज बनराज, सामने टिकते नहीं बनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, व्याल माने सर्प। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज, गजराज माने हाथी का बल है। ए बीभत्स, बी वीर, सी श्रृंगार, डी अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वीर हो जाएगा, वीर। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर 4 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। ए भारत मित्र, बी प्रज्ञा मित्र, सी शिव सागर की चिट्ठियाँ, डी शिव शंभू के चिट्ठे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शिव शंभू की चिट्ठियाँ। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों में व्यंग्यपूर्ण शैली का रूप देखने को मिलता है। इनका निबंध संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा अत्यधिक लोकप्रिय है। इनके विचार भावना के पीछे सजग राष्ट्रीय व्यक्तित्व काम करता है। भाषा सजीव तथा विनोदपूर्ण है। इनके निबंधों में भावात्मक तथा कथात्मक की अधिकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे शब्दों पर भी गौर करना है क्योंकि एक एक शब्द आपकी परीक्षा के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 20, परमार रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। ए नरसिंह भट्ट, बी जगनिक, सी हेमचंद, डी सारंगधर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा बी जगनिक हो जाएगा। परमाल रासो या आला खंड नामक काव्य कृति के कवि का नाम जगनिक है। जगनिक कालिंजर के राजा परमादिदेव के दरबारी कवि थे। हम्बीर रासों के विषय में प्रसिद्ध है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सारंगधर पद्धति के रचयिता सारंगधर ने ही हम्बीर रासो नामक वीर रस प्रधान काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी।